सुचित्रा देवी के दो बेटे थे, अरुण और रजत। अरुण और सुमन की शादी को 5 साल हो चुके थे। 3 साल का उनका बेटा था मोहित। सुमन जब से शादी होकर आई थी तब से उसे ही हमेशा महत्व मिलता रहा। कहीं आना जाना, किसी की शादी, लेना देना, घर में हर चीज के लिए सुचित्रा देवी सुमन से ही पूछती थी और सुमन को ही भेजती थी। घर के खर्चों में भी सुमन ही ध्यान देती थी। अरे मीना, कहाँ रह गई? कितनी देर से राशन आया हुआ है, इन्हें डिब्बों में भी भरना है। बस आ रही हूँ भाभी। वो आपने बोला था ना ड्राइंग रूम साफ करने, वो कोई मेहमान आ रहे हैं। हाँ, बाबूजी के पुराने दोस्त हैं, वो आ रहे हैं। चल तू अब जल्दी जल्दी ये सारा राशन ड्रम और डिब्बों में भर दे, मैं तब तक मोहित को नहला देती हूँ। तभी सुमन के ससुर के पुराने दोस्त आ जाते हैं। सुमन बहू, ये मेरे पुराने मित्र हैं सुभाष जी। नमस्ते अंकल जी, मैं चाय लेकर आती हूँ। भाई साहब, हमारी सुमन ने तो पूरे घर को संभाल रखा है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब चीजों की जानकारी इससे ही रहती है। मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अच्छी बात है, अब बस रजत की भी शादी कर दो, फिर सुमन बहू को भी आराम मिल जाएगा। हाँ, बस अब करनी ही है रजत की शादी। कोई लड़की हो अच्छे घर की तो बताना। हाँ, जरूर। तुम मुझे रजत का बायोडेटा भेज देना, मैं आगे अपने दोस्ती यारी में भेज दूंगा। सुमन ड्राइंग रूम से बाहर आ जाती है। सुमन के मन में यही बात आ जाती है कि वो अपने लिए कोई गरीब देवरानी ढूंढेगी। कुछ भी हो जाए, मुझे इस घर के लिए गरीब देवरानी ही ढूंढनी होगी, सीधी सादी, जो मेरे आगे कभी ना बोले और उसे इस घर की जायदाद और धन दौलत से कोई मतलब ना हो। पर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? रजत के लिए रोजाना ही अमीर घरों के रिश्ते आने लगे, पर सुमन कोई ना कोई टांग अड़ा देती जिससे रिश्ता मना हो जाता। ये सच्चाई कोई नहीं जानता था। सबको लगता था कि सुमन रजत की भलाई चाहती है। रजत के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने लगभग बंद हो गए। अरे लक्ष्मी नारायण, इतने घरों के रिश्ते दिखा चुका हूं, पर तुम्हें कोई रिश्ता पसंद आता ही नहीं है। कभी तुम कहते हो ये परेशानी है, कभी कहते हो वो परेशानी है, वो कमी है। आखिर बात क्या है? तुम इतनी देरी क्यों कर रहे हो? ये रिश्ता तो बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है, तो परेशानी क्या है? पता नहीं, सुमन कह रही थी कि लड़की की हाइट छोटी है, रजत के साथ मेल अच्छा नहीं लगेगा। अब सुमन तो अपने देवर का भला ही चाहती है ना। तभी सुमन भी आ जाती है। अंकल जी, लड़की की हाइट बहुत कम है और आप तो जानते हो देवर जी की हाइट कितनी अच्छी है। अब मुझे ही देख लो, मेरी हाइट कितनी अच्छी है। मैं अच्छी खासी लंबी हाइट की हूँ। मुझे अपने जैसी देवरानी चाहिए जो देवर जी के साथ अच्छी जोड़ी लागे। है तो एक लड़की, देखने में सुंदर है, तुम्हारी तरह लंबी भी है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है सुभाष? लड़की वाले गरीब हैं, ज्यादा पैसे वाले नहीं है। मतलब तुम कहो कि तुम्हारी बराबरी, मतलब ठीक ठाक पैसे वाले लोग हैं, इतना कुछ लड़की को दे नहीं पाएंगे। सुमन तो यही चाहती थी। वो तपाक से बोली, तो कोई बात नहीं अंकल जी, गरीब है तो क्या हुआ, हमें तो लड़की लेनी है, देनी थोड़ी है। देखा सुभाष भाई साहब, हमारी बहू के कितने अच्छे संस्कार हैं। एक काम करो जी, हम कल ही लड़की देखने चलते हैं। बात बन गई तो हम रजत की कुछ ही दिनों में शादी भी कर देंगे। सुमन की इच्छा पूरी हो गई। लड़की सबको पसंद आ गई और कुछ ही दिनों बाद रजत और मेघा की शादी हो गई। ये देखो मेघा, ये मैंने तुम्हारे लिए खास डिजाइन की साड़ी डिजाइन करवाई है। आज के फंक्शन में तुम यही पहनना। जी भाभी, आप सबका इतना प्यार मुझे मिलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये भी नहीं सोचा होगा कि इतने बड़े घर की बहू बनोगी। आज की पार्टी में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर ही रहूंगी ताकि तुम मेरे आगे बोलने लायक ही ना रहो। सब लोग रिसेप्शन के फंक्शन में इकट्ठा होते हैं। मेघा बहुत खुश थी कि उसके ससुराल वाले उसके लिए कितना कुछ कर रहे थे। मेघा बहू, किसी भी चीज की कोई परेशानी हो तो अपनी जेठानी सुमन या फिर मुझसे कह देना। जी माँ जी, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। माँ जी, आपको मिसेस शर्मा बुला रही हैं। अच्छा अच्छा, तुम लोग स्टेज पर बातें करो, तब तक मैं उन्हें देखती हूँ। वैसे ऐसा ऐशो आराम, इतने महंगे महंगे कपड़े और गहने शायद तुमने अपने मायके में तो देखे नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो बहुत गरीब परिवार से आई हो ना। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैंने माँ बाबूजी से कहकर इस रिश्ते के लिए हाँ बुलवा दी, वरना तुम तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरी देवरानी बनोगी, इस घर की बहू बनोगी। अब कान खोलकर सुन लो, इस घर में मेरा राज चलता है। ज्यादा स्मार्ट मत बनना, जो भी नियम मैंने बनाए हैं उन्हें पलटने की कोशिश भी मत करना।
सुमन की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी शादी को अभी 2 ही दिन हुए थे कि अचानक सुमन ने उससे इस तरह से बातें करनी शुरू कर दी, जबकि इसमें मेघा की कोई गलती नहीं थी। मेघा और रजत के हनीमून के लिए विदेश जाने की बुकिंग हो चुकी थी, पर यहाँ भी सुमन ने अपनी चाल खेली। माँ जी, मेरा शादी में जाना बहुत जरूरी है। मौसी जी की बेटी हमारी बहुत क्लोज हैं। उन्होंने स्पेशली बोला है कि हम 1 हफ्ता पहले पहुंचे। मैं सोच रही थी कि रजत और मेघा बाद में हनीमून पर चले जाएं, तो बाकी मेघा को अगर बुरा न लगे, मैं आपको ना अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि अरुण भी मेरे साथ जा रहे हैं। पीछे से आप और पापा जी अकेले रहोगे तो मेरा ध्यान इधर ही लगा रहेगा। भाभी टेंशन मत लो, हम दोनों हनीमून पर बाद में चले जाएंगे। मैं ये ट्रिप कैंसिल कर देता हूँ। क्या हुआ सुमन, तुम शादी में नहीं जा रही हो? शादी कैंसिल क्यों हो गई? माँ जी, वो लड़के वाले बड़े लालची थे। मौसी जी को घर पसंद नहीं आया तो उन्होंने शादी खुद ही तोड़ दी। मेरी वजह से इन दोनों ने भी अपना हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया और मैं भी शादी में नहीं जा रही। मुझे तो सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं भाभी, अच्छी बात है ना, आप सबके साथ रहने का अवसर इतना मिला ही नहीं है। मैं भी आप सबके बिना उदास हो जाती। एक काम करो, तुम देवरानी जेठानी कुछ दिन एक साथ रहो, तब तक मैं और तुम्हारी सासू माँ हरिद्वार घुमाते हैं। और फिर सुमन के सास ससुर ने हरिद्वार घूमने का प्लान कर लिया और वो दोनों हरिद्वार के लिए चले गए। तो पीछे से सुमन और मेघा ही घर पर अकेले होते थे। एक दिन सुमन का ध्यान नहीं पड़ा और वो आंगन में गिरे हुए सर्फ के पानी पर फिसल गई। अरे भाभी, वहां पर सर्फ बिखरा हुआ था। वो आंगन बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा कि आज सर्फ से धुलाई कर दूं। मेघा भाभी जल्दी आओ, सुमन भाभी गिर गई है। मेरी कमर से मेरी कमर मुझसे उठा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। आह। भाभी घबराओ नहीं, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मेघा सुमन को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी। कुछ दिनों के बाद सुमन के सास ससुर भी लौट आते हैं। अरे मेरी बहू को नजर लग गई, बताओ, हमें फोन कर देते, हम जल्दी आ जाते। माँ जी, आप परेशानी और चिंता में आ जाते, इसी वजह से नहीं बताया था। पर मेघा ने मेरी बहुत देखभाल की है, इसी वजह से अब तो मुझे बहुत आराम है। नहीं तो शुरू में 1-2 दिन में बहुत दर्द रहा। मेघा की वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुमन। अब तो मुझे इस घर की कोई चिंता नहीं है। तुम और मेघा दोनों इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हो। हमेशा खुश रहो। सरिता जानकी देवी की बड़ी बहू, जिसे जानकी देवी गवार समझती हैं और घर के बाहर के सभी जरूरी कामों से दूर रखती हैं। सपना बहू, कहाँ हो? अरे बाजार में आज भीड़ होगी, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। आई माँ जी, बस ये अपना न्यू पर्स जो मॉम लंदन से लेकर आई थी ना, वो ले रही थी। माँ जी, आपने वो प्लाजो सूट नहीं पहना जो मैं आपके लिए नया लेकर आई थी। अरे बहू, मुझे साड़ी में ही आराम मिलता है। चलो ठीक है, कल वो पहन लूंगी। अब चले, दिवाली की शॉपिंग के लिए बहुत समय चाहिए होता है। हाँ हाँ चलिए। माँ जी, रात के खाने में दाल चावल और सूखी अरबी की सब्जी बना लूं? अरे गंवार, कहीं जाते समय टोकना जरूरी था। रहेगी तो बिल्कुल गंवार की गंवार ही, बना ले जो बनाना है। माँ जी, सरिता भाभी हमारे साथ दिवाली शॉपिंग पर नहीं जाएंगी? कैसी बातें करती हो बहू, तुम तो मॉडर्न हो। तुम जानती हो तुम्हारी जेठानी गंवार है, इसे कोई अक्ल थोड़ी है बाजार में शॉपिंग करने की। चलो, बहुत देर हो चुकी है पहले ही। अरे गुंजन का फोन आ रहा है। हाँ बिटिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। हाँ सब ठीक है। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे शॉपिंग से आकर बात करती हूँ। क्या कहा? जरूरी है। हेलो, कट गया, अब मिल नहीं रहा, आकर कर लूंगी। गुंजन दीदी का फोन था। हाँ, पर अब मिल नहीं रहा। एक काम करते हैं, पहले बाजार हो आते हैं, फिर मैं आकर तसल्ली से बात कर लूंगी। सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी सास और देवरानी मार्केट शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। सरिता घर के सारे काम करती है, ऐसा अक्सर ही होता था। सरिता घर के सारे काम अकेले ही करती थी, जबकि उसकी देवरानी को घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। फर्क बस इतना था कि सरिता गरीब परिवार से आई थी। वो बेचारी बहुत सीधी सादी थी, जबकि उसकी देवरानी सपना एक अमीर खानदान की लड़की थी। इसीलिए जानकी देवी ने सपना को बहुत सिर पर चढ़ा रखा था। पर सरिता इन सब के लिए कुछ भी नहीं कहती थी। वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। सरिता, तुम नहीं गई माँ के साथ? तुम भी चली जाती। नहीं, वो मेरे सिर में बहुत दर्द था तो मैंने सोचा कि आराम कर लूंगी। फिर घर का काम भी था, इसलिए नहीं गई। आपके लिए और रोटी लाऊं? सरिता, यहाँ बैठो मेरे पास।
मैं जानता हूँ माँ तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करती है। तुम कहो तो मैं माँ से बात करूं। कब तक वो तुम्हें घर के बाकी कामों से दूर रखेंगी? और जब से राजेश की शादी हुई है, सपना के आ जाने के बाद तो उन्होंने तुम्हें और परेशान करना शुरू कर दिया है। कोई बात नहीं जी, अभी अभी सपना की नई नई शादी हुई है, कुछ ही महीनों तो हुए हैं, अभी उसे आराम करने दो। मुझे पता है सरिता, मन तो तुम्हारा भी दुखी होता है, पर तुम मुझसे कुछ कहती नहीं हो। सरिता खाना बना रही थी, वहीं उसकी देवरानी सास के साथ मिलकर शॉपिंग के सामान को देख रही थी। राजेश, बताओ ना ये जीन्स कैसी लग रही है? माँ जी आप बताओ, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, जब देखो फोन में घुसे रहते हैं। अरे बहू, तू तो पतली पतंग है, तेरे ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। वैसे भी हमारी मॉडर्न बहू स्टाइलिश कपड़े पहनती है, किसी से कम थोड़ी है। माँ जी, ये नाइट सूट तो आप पहन लो, मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, मैं ये ब्लैक वाला रख रही हूँ। अरे बहू, कैसी बातें करती हो, मैं इस उम्र में नाइट सूट थोड़ी पहनूंगी। एक काम करेंगे, कल वापस करके इसकी जगह तुम कोई और रंग का पसंद करके ले आना। माँ जी, अगर आपको हो तो ये सरिता भाभी को दे दूं? अरे पागल है क्या, इतना सुंदर स्टाइलिश नाइट सूट उस गवार पर थोड़ी जचेगा। अरे तू अपनी जेठानी को समझती क्या है, तेरी जेठानी गवार है, उस पर कुछ नहीं जचता। कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, ना उसे पढ़ने ओढ़ने की तमीज है, ना किसी से बात करने की, कुछ नहीं है उसमें समझ। ऐसे कपड़े ऐसा पहनावा तेरे पर ही जचता है, समझी? रख ले इसको, कल बदल कर ले आना। अरे मैं गुंजन को फोन करना तो भूल ही गई, एक बार फोन मिला लेती हूँ, मिस कॉल आई हुई है। हेलो, हाँ गुंजन, तूने फोन किया था? हाँ माँ, कल शाम शिल्पी के ससुराल वाले दिवाली और करवा चौथ का त्योहार देने आ रहे हैं। सासू माँ बोल रही थी कि आप दोनों भाभीयों के साथ सुबह ही आ जाना। हाँ हाँ, ये भी कोई कहने की बात है, शिल्पी हमारी बेटी ही है, हम जरूर आ जाएंगे, सुबह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और तू चिंता मत कर, सपना बहू बहुत मॉडर्न है, वो वहां आकर सारा कुछ संभाल लेगी। जैसा जानकी देवी ने अपनी बेटी को कहा, उसका उल्टा ही हुआ। सपना तो मॉडर्न पहनावे में तैयार होकर बस वहां जाकर अपने मोबाइल फोन पर लग गई या फिर इधर उधर बैठकर बतियाने लगी। गुंजन देखती है कि सरिता ने सब कुछ संभाल लिया है। जल्दी जल्दी उसने द्वार पर बहुत ही सुंदर रंगोली बना दी। रसोई में गुंजन की सास के साथ मिलकर सारे पकवान भी तैयार कर दिए, अच्छे से ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया। सब कुछ गुंजन देख रही थी, पर मजाल है कि सपना ने एक गिलास इधर से उधर भी रखा हो। शाम को शिल्पी के ससुराल वाले आए, तब भी सरिता ने ही सारे कामों में मदद की। जब वो लोग चले गए, तब गुंजन की सास सरिता के पास आई। सरिता बहू, तुम बहुत ही समझदार और संस्कारी हो, तुम्हें घर गृहस्थी की एक एक चीज का बारीकी से पूरा ज्ञान है। शुक्रिया, तुमने आज सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। हमारे यहाँ तो किसी को रंगोली बनानी आती ही नहीं थी, पर तुमने इतनी सुंदर रंगोली बनाई गुंजन के साथ मिलकर, सभी मेहमानों की खूब खातिरदारी की। अब मैं चाहती हूँ शादी के समय भी तुम हमारे साथ ही रहो, तुम यहाँ रहोगी तो मेरी चिंताएं दूर हो जाएंगी। थैंक यू सरिता भाभी, आशीष बोल रहे थे कि सबको आपकी बनाई रंगोली बहुत सुंदर लगी, सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। हाँ भाभी, सचमुच आपके आ जाने से मुझे आज बहुत हेल्प मिली है, सब लोग बहुत खुश होकर गए हैं। माँ, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सरिता भाभी जैसी बहू मिली। सबके मुंह से सरिता की तारीफ सुनकर जानकी देवी एक पल के लिए सोचने लगती है कि वो गलत थी, जो हमेशा सरिता को गंवार कहकर उसका अपमान करती रही। पर आज सरिता ने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया था। जानकी देवी को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। माँ जी, आज आप और मैं मिलकर रसोई में इतना सारा काम कर रहे हैं, सरिता भाभी कहाँ है? मुझे रसोई में बहुत गर्मी लग रही है, मैं थोड़ी देर जाकर सो जाऊं? आज सरिता और अजय घूमने के लिए गए हैं, मैंने उन्हें पिक्चर देखने भेजा है। कितने सालों से वो दोनों एक साथ कहीं घूमने नहीं गए थे, और तुम तो हमेशा राजेश के साथ जाती रहती हो, इसलिए आज तुम घर का काम करो, मैं भी तो कर रही हूँ। अरे दोनों मिलकर करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि माँ जी को क्या हो गया है। कल तक तो सरिता भाभी को गंवार कहती थी, मेरे आगे पीछे डोलती थी, आज उल्टा ही चल रहा है। अब क्या करूं, इन्हें खुश करने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा, वरना इनका कोई भरोसा नहीं कि कब मेरे पीछे